नमस्कार। आज हम मौर्य साम्राज्य के सिमटने के बाद के भारत को समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक ऐसा दौर जिसे कुछ इतिहासकार पुनर्गठन का युग भी कहते हैं। जी। हमारे पास द एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन नाम के दस्तावेज से कुछ जानकारी और तस्वीरें हैं। तो आज हमारा मकसद ये देखना है कि मौर्यों के बाद क्या बदला, राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, कौन सी नई ताकतें आई। बिल्कुल। और बाहर से जो समूह आए वो कैसे यहाँ घुल मिल गए। हाँ, तो चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। जरूर। ये वो वक्त था जब मौर्य शक्ति कमजोर हुई, तो जैसे एक खालीपन सा आ गया था। उसे भरने के लिए कई ताकतें उठी। जैसे उत्तर में शुंग वंश आया, मध्य और दक्षिण में सातवाहन बहुत मजबूत हुए, पूरब में चेदी वंश कलिंग में, और एकदम दक्षिण में तो चोल चेर पांड्या पहले से ही थे, उनका प्रभाव और बढ़ा। अच्छा। और इसी समय उत्तर पश्चिम से हमले भी हुए। पहले इंडो ग्रीक आए, फिर शक, फिर कुषाण। तो उथल पुथल तो थी। हाँ, बिखराव सा लगता है। बिखराव था, लेकिन साथ ही साथ ये संस्कृतियों के मिलने का, नए सिरे से चीजों के बनने का भी दौर था। चलिए शुंग वंश से शुरू करते हैं। कहते हैं पुष्यमित्र शुंग ने आखिरी मौर्य राजा की हत्या कर दी, लगभग 185 ईसा पूर्व। हाँ, ऐसा माना जाता है। पुष्यमित्र शुंग ने सत्ता संभाली और उन्होंने अश्वमेध यज्ञ जैसे पुराने वैदिक रिवाजों को दोबारा जिंदा करने की कोशिश की। ये एक तरह से अपनी ताकत का ऐलान था। बिल्कुल, शाही शक्ति दिखाने का एक बड़ा जरिया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जहां एक तरफ ये वैदिक परंपराओं पर जोर दे रहे थे, वहीं दूसरी तरफ बौद्ध धर्म और कला भी फल फूल रही थी। जैसे भरहूत का स्तूप है, उसकी रेलिंग पर जो नक्काशी है वो शुंग काल की ही मानी जाती है। अच्छा, और उसमें बुद्ध के जीवन के दृश्य हैं? हाँ, बुद्ध के जीवन से जुड़े जातक कथाओं के दृश्य। ये दिखाता है कि समाज में शायद अलग अलग विचारधाराओं के लिए जगह थी, सत्ता का झुकाव चाहे कहीं भी हो। ये तो दिलचस्प है। अच्छा, अब थोड़ा दक्षिण की तरफ चलें। सातवाहन का जिक्र किया आपने। जी, सातवाहन, जिन्हें आंध्र भी कहा गया है पुराणों में, ये एक बड़ी ताकत बनकर उभरे दक्कन के इलाके में। और उनके सिक्कों का कुछ खास है? मैंने सुना है जहाज बने होते थे। हाँ, कुछ सातवाहन सिक्कों पर जहाज की तस्वीरें मिलती हैं। इससे अंदाजा लगाते हैं कि शायद उनका समुद्री व्यापार काफी अहम रहा होगा। और सातवाहनों की एक और अनोखी बात है, उनके कुछ राजाओं के नाम उनकी माँ के नाम से शुरू होते हैं, जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र मतलब गौतमी का पुत्र? बिल्कुल। ये शायद समाज में महिलाओं की किसी खास स्थिति की तरफ इशारा करता है। हालांकि इसकी व्याख्या अलग अलग होती है। और उन्होंने दान वगैरह भी दिया? हाँ, उन्होंने बौद्ध और जैन भिक्षुओं को जमीनें दान में दी, गुफाएं बनवाई, जैसे नानेघाट गुफा है। वहां के शिलालेखों में हमें प्राचीन ब्राह्मी लिपि मिलती है, और अंक भी, जो आज हम अंक इस्तेमाल करते हैं, उनके शुरुआती रूप वहां दिखते हैं। अच्छा, चलिए पूर्व की तरफ चलते हैं। कलिंग, वहां चेदी वंश के राजा खारवेल। जी, खारवेल। उनका हाथी गुम्फा शिलालेख बहुत मशहूर है, उदयगिरी खंडगिरी की गुफाओं में। उसमें क्या जानकारी मिलती है? उसमें खारवेल के सैन्य अभियानों और उनके कामों का जिक्र है। वो जैन धर्म के अनुयायी थे, लेकिन शिलालेख में लिखा है कि वो सभी मतों का आदर करते थे और उन्होंने सभी देवों के मंदिरों की मरम्मत करवाई। ये दावा तो है। हाँ, शाही शिलालेख है तो थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर भी हो सकता है, पर ये उस दौर की एक झलक देता है। और सुदूर दक्षिण में चोल चेर पांड्य? वहां तो संगम युग चल रहा था। तमिल कवियों की बड़ी बड़ी सभाएं होती थी जिन्हें संगम कहते थे, और उसी दौर में बहुत शानदार तमिल साहित्य रचा गया। और कोई खास राजा या निर्माण? हाँ, चोल राजा करिकाल का नाम आता है। कहा जाता है कि उन्होंने कावेरी नदी पर कल्लनई बांध बनवाया था। कल्लनई बांध? जी, और कमाल की बात यह है कि वो बांध कुछ बदलावों के साथ आज भी सिंचाई के काम आ रहा है, लगभग 2000 साल पुराना। अरे वाह, ये तो वाकई कमाल है उस जमाने की इंजीनियरिंग। बिल्कुल। अच्छा, अब वापस उत्तर पश्चिम चलते हैं। इंडो ग्रीक्स, ये कौन थे? सिकंदर के बाद जो यूनानी रह गए थे, उनके वंशज? हाँ, मोटे तौर पर कह सकते हैं। मौर्यों के कमजोर होने पर उन्होंने पंजाब और आसपास के इलाकों पर कब्जा कर लिया। वो विजेता थे, पर यहाँ की संस्कृति में रच बस गए। इसका कोई उदाहरण? सबसे मशहूर उदाहरण है विदिशा के पास हेलियोडोरस स्तंभ। हेलियोडोरस एक यूनानी राजदूत था और उसने गरुड़ स्तंभ बनवाकर भगवान वासुदेव यानी कृष्ण की पूजा की। एक यूनानी राजदूत वासुदेव की पूजा कर रहा था? हाँ, ये सांस्कृतिक मेलजोल का एक जबरदस्त उदाहरण है। उनके सिक्कों पर भी कभी कभी भारतीय देवी देवताओं की तस्वीरें मिलती हैं। फिर इनके बाद शक आए
और फिर कुषाण। जी, मध्य एशिया से आए ये समूह। शकों के बाद कुषाण ज्यादा ताकतवर साबित हुए और कुषाणों में सबसे शक्तिशाली शासक हुए कनिष्क। कनिष्क का साम्राज्य तो बहुत बड़ा था, सुना है, मध्य एशिया तक। हाँ, उनका साम्राज्य बैक्टीरिया से लेकर मथुरा और शायद उससे भी आगे तक फैला था। और सबसे अहम बात, उन्होंने रेशम मार्ग के एक बड़े हिस्से को कंट्रोल किया। सिल्क रूट। तो व्यापार खूब बड़ा होगा। बिल्कुल, व्यापार बढ़ा और साथ ही साथ विचारों का, धर्मों का, कला का आदान प्रदान भी बढ़ा। खासकर बौद्ध धर्म इसी रास्ते से चीन और आगे फैला। और कनिष्क के बारे में कहते हैं कि वो बौद्ध धर्म के संरक्षक थे और उनके सिक्कों पर। हाँ, कनिष्क ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। चौथी बौद्ध संगीति उन्हीं के समय में हुई मानी जाती है और उनके सिक्कों पर बुद्ध की तस्वीर मिलती है, जो शायद सबसे पुरानी तस्वीरों में से एक है। लेकिन सिर्फ बुद्ध ही नहीं, और कौन है? शिव भी हैं और यूनानी, ईरानी देवता भी हैं। ये दिखाता है कि वो शायद सभी संस्कृतियों को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे थे, एक तरह का समन्वयवाद। और इसी दौर में कला की नई शैलियां भी आईं। जी, गांधार और मथुरा। बिल्कुल, ये बहुत अहम है। गांधार कला जो उत्तर पश्चिम में फली फूली, उस पर यूनानी रोमन असर साफ दिखता है। कैसे? मूर्तियों में। हाँ, बुद्ध की मूर्तियों को देखिए, उनमें एक यथार्थवाद है। कपड़ों की सलवटें, चेहरे के भाव, ये यूनानी मूर्ति कला जैसा लगता है। और पत्थर भी ज्यादातर सलेटी इस्तेमाल हुआ। और मथुरा कला? मथुरा कला ज्यादा देसी थी। उसमें लाल रंग के चित्तीदार बलुआ पत्थर का इस्तेमाल हुआ। और यहाँ सिर्फ बुद्ध ही नहीं, बल्कि हिंदू और जैन देवी देवताओं की भी बहुत सी मूर्तियां बनी। उनका स्टाइल गांधार से अलग था, थोड़ा ज्यादा कह सकते भारतीय अंदाज था। तो मतलब एक तरफ राजनीतिक उथल-पुथल थी, अलग अलग ताकतें लड़ रही थी। हाँ, सत्ता के लिए संघर्ष तो चल ही रहा था। लेकिन दूसरी तरफ संस्कृति, कला, धर्म, इन सब में एक तरह का मेलजोल, एक नयापन आ रहा था। बिल्कुल सही। ये सिर्फ बिखराव का नहीं, बल्कि एक तरह के सांस्कृतिक संश्लेषण का भी दौर था। बाहरी प्रभाव आए, लेकिन वो भारतीय परंपराओं में समा गए। तो संक्षेप में कहें, मौर्य साम्राज्य के बाद भारत राजनीतिक तौर पर जरूर खंडित हुआ। कई शक्तियां थीं, शुंग, सातवाहन, कुषाण और भी कई। जी, लेकिन ये सिर्फ विघटन की कहानी नहीं है। ये नए राज्यों के बनने की, व्यापार के फैलने की और सबसे बढ़कर कला, साहित्य और विचारों के आदान प्रदान की भी कहानी है। और इसी घालमेल से एक मिलीजुली और ज्यादा समृद्ध संस्कृति उभर कर आई। हाँ, एक ऐसी विरासत बनी जिसमें देशी और विदेशी दोनों तत्व घुल मिल गए थे। ये सोचना वाकई में दिलचस्प है कि कैसी सदियों पहले की ये बदलाव, ये उथल-पुथल और ये मेलजोल आज भी भारत की विविधता की जड़ों में कहीं ना कहीं मौजूद हैं। बिल्कुल। शायद ये सोचने वाली बात है कि किसी भी सभ्यता के आगे बढ़ने के लिए ये टूटना और फिर नए तरीके से जुड़ना कितना जरूरी होता है ना? जरूर। इस पर विचार किया जा सकता है।